फ्यूचर में खौफनाक वर्ल्ड वॉर 3 होने के बाद अर्थ पर सब कुछ खत्म हो गया, जिसमें शहर पूरी तरह से वीरान हो गए और दुनिया में सिर्फ इकलौते इसी गांव में इंसानी बसावट बची। बाकी शहरों में तो कुछ इंसान म्यूटेट होकर अजीब से क्रीचर बन गए थे और कुछ इंसानों के अंदर अजीब सी सुपरनैचुरल एबिलिटीज आ गई थी। और यही रीजन भी था कि उस अकेले गांव के लोगों के लिए सरवाइव कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी ही भलाई के लिए गांव की महारानी एक खास शक्तियों वाली लड़की को दुनिया के सबसे खतरनाक हंटर के साथ एक बहुत ही भयानक मिशन पर भेज देती है, जिससे गांव के लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बेटर होने वाली थी। पर क्या ये मिशन कामयाब हो पाएगा? और दुनिया के ऐसे माहौल में जहां पर पानी भी मौजूद नहीं है, उन दोनों को अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब दुनिया के आखिरी बचे गांव में चर्च वाली एलिस ग्रे नाम की लड़की की सुपरनैचुरल एबिलिटीज की वजह से उसको फांसी पर चढ़ा रहे थे, पर उस लड़की को फांसी पर चढ़ाने का असल रीजन उस लड़की की सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं बल्कि उसका बागी नेचर था। क्योंकि वैसे तो गांव पर ओवरलॉर्ड नाम के एक किंग का राज था, पर ओवरलॉर्ड चर्च के इन्फ्लुएंस में आकर चर्च वालों की ही बात सुनता था। इसीलिए चर्च वाले गांव को अपने हिसाब से चलाया करते थे और उन्होंने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। एलिस गांव वालों के फायदे के लिए ही चर्च के खिलाफ गई थी, इसीलिए चर्च की मिलिट्री कमांडर इन्फोर्सर ने उसको गांव वालों के सामने ही फांसी देने का फैसला करा था, ताकि कभी और कोई गांव में से उनके खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। तब वो गुस्से में एलिस को चुड़ैल बताते हुए उसके पैरों के नीचे से वुडन प्लेटफॉर्म को हटा देती है, जिससे अब एलिस का दम घुटना चालू हो गया था। पर एलिस भी तब अपनी जान बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके सामने खड़े एक गार्ड के माइंड को मैनिपुलेट करती है और उसको ऐसा दिखाती है जैसे कि एलिस की जगह उस गार्ड को ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, जिससे हड़बड़ाते हुए उस गार्ड ने अपनी गन से फांसी की रस्सी को शूट कर दिया था और एलिस अब पूरी तरह से फ्री हो गई थी। एलिस के पास असल में यही पावर थी कि वो किसी की भी आंखों में देखकर उसके माइंड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती थी और उनको वो चीजें दिखा सकती थी जो वो उनको दिखाना चाहती थी। पर क्योंकि अब वो गार्ड एलिस के कंट्रोल में आ गया था और उसे आसपास एलिस ही नजर आ रही थी, इसीलिए वो अपने साथियों को ही शूट करना चालू कर देता है, जो देखने के बाद इन्फोर्सर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस गार्ड के पास आकर उसके गले को काटते हुए उसकी ही जान ले लेती है। एलिस उस समय पर पास की ही एक जगह पर छुप गई थी, पर इन्फोर्सर ने अपने काफी सारे मेल गार्ड को उसे ढूंढ कर लाने को कहा था। पर क्योंकि एलिस सच में एक काफी अच्छी फाइटर थी और अभी के लिए वो पूरी तरह से फ्री भी थी, इसीलिए जैसे जैसे उसके सामने गार्ड्स आते रहते हैं वैसे वैसे वो बहुत ब्रूटली उनको जान से मारती रहती है। फिर सारे गार्ड्स को खत्म करने के बाद वो इन्फोर्सर के सामने आती है और उसकी गर्दन पर एक चाकू रखने के बाद उसको भी मर्सीलेसली फांसी पर चढ़ा देती है। इसके बाद जब वो बाकी सारे स्लेव वर्कर के बीच में से होती हुई जा रही थी तो सारे स्लेव वर्कर उसको बहुत ज्यादा प्राउडली देख रहे थे और एलिस की वजह से ही उनके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत भी आ गई थी। उसी दिन लॉस्ट लैंड के पास एक बंदा अपने घोड़े को लेकर आता है, जिसके ऊपर उसने अपने कुछ हथियारों को लादा हुआ था। वो एक खाली जगह पर आकर रुका ही था कि तभी अचानक से उसके सामने काफी सारे लुटेरे आ जाते हैं, जो कि उसके सारे हथियार और उसके पैसों को छीनना चाहते थे। उनमें से एक लुटेरा जैसे ही उसके घोड़े पर रखी एक शॉटगन को उठाता है, वैसे ही उस शॉटगन के पीछे से 2 मुंह वाला एक सांप निकलता है, जिसने उस लुटेरे को काट लिया था। यानी कि वो आदमी भी उन लुटेरों से लड़ाई करना चालू कर देता है और एक एक करके उन सबको जान से मारने के बाद वो वहां से उल्टा उनको ही लूटकर चुपचाप निकल जाता है। वहीं एलिस इस बात को जानती थी कि वो टाउन में पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसीलिए ही वो पास के एक दूसरे चर्च की तरफ चली जाती है, जहां पर एल्विन नाम की एक अंधी औरत रहा करती थी। हालांकि उसको भी एलिस के बारे में सारी चीजें अच्छे से पता होती हैं, पर हमेशा उसने एलिस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वो हर बार उसकी बहुत ज्यादा मदद करा करती थी। अभी के लिए भी वो रात में एलिस को वहीं पर रुकने की परमिशन दे देती है और वापस से अपने काम में लग जाती है। उसी रात अचानक से उसी चर्च में ओवरलॉर्ड की वाइफ रीना आ जाती है, जिसको एलिस के उस चर्च में छुपे होने के बारे में पहले से पता था। कहीं ना कहीं रीना भी चर्च के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती थी और अभी वो एलिस के पास आई थी ताकि वो एलिस को एक मिशन देकर इस गांव से दूर भेज सके। पर वो उस मिशन के बारे में बात करने से पहले अपने शाही गार्ड जिराइस को बाहर भेज देती है और बाद में अकेले में एलिस को काफी सारी ज्वेलरी ऑफर करते हुए उससे एक ऐसी पावर की डिमांड करती है जिसकी मदद से वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो पाए। अब एलिस ऐसा कर तो सकती थी, पर उसके लिए उसको 6 दिन का टाइम चाहिए था, क्योंकि इस पावर को हासिल करने के लिए पूर्णिमा की रात तक का वेट करना पड़ता है। रीना को ये पावर दिलाने के लिए एलिस को स्कल रिवर नाम की एक जगह पर जाना पड़ता,
जहां पर ये इकलौता वेयरवुल्फ मौजूद था जिसको मारने के बाद ही उसकी पावर को हासिल करा जा सकता था। रीना उस वेयरवुल्फ की पावर को हासिल सिर्फ इसी वजह से करना चाहती थी ताकि वो चर्च को पूरी तरह से बर्बाद कर सके, क्योंकि चर्च के इन्फ्लुएंस में ओवरलॉर्ड उसकी बात को भी नहीं सुनता था और रीना को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब क्योंकि एलिस भी चर्च को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए वो भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। और अब रीना के वहां से जाने के बाद वो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस वेयरवुल्फ के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि रीना ने पहले भी अपने काफी सारे सोल्जर्स को उस वेयरवुल्फ को मारने के लिए भेजा था, पर वो वेयरवुल्फ इतना ज्यादा खूंखार था कि उसने सभी सोल्जर्स को जान से मार दिया और वो खुद वहां से भाग गया। तभी अचानक से एलिस के पास जिराइस आता है, जो कि उसको अपने पास मौजूद अपने खानदान की सबसे बेशकीमती घड़ी देने के लिए तैयार था, पर बदले में वो चाहता था कि रीना किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि रीना ओवरलॉर्ड को भी जान से मारने का प्लान बना रही थी। गिराइस नहीं चाहता था कि रीना ओवरलॉर्ड की गद्दी पर बैठे, क्योंकि गिराइस ओवरलॉर्ड का वफादार था, पर क्योंकि उसने रीना के लिए भी वफादारी की कसम खाई हुई थी, इसीलिए वो उसकी सच्चाई के बारे में ना तो डायरेक्ट ओवरलॉर्ड को बता सकता था और ना ही किसी और से उसके बारे में बातचीत कर सकता था। ये सारी बातें जानने के बाद कुछ सोचते हुए एलिस इस काम को करने के लिए भी मान जाती है और जिराइस वहां से चला जाता है। अब एलिस इतने खतरनाक मिशन पर अकेले तो नहीं जाने वाली थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो मिशन में जाने से पहले एक हंटर को हायर कर लेगी। वहीं रीना जब रात के समय में ओवरलॉर्ड के सामने होती है तो वो ओवरलॉर्ड को काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है और बाद में बाहर अपने आशिक से मिलने के लिए चली जाती है। और उसका सीक्रेट लवर कोई और नहीं बल्कि वो हंटर बॉयस ही था, जिसके पास 2 मुंह वाला सांप होता है। रीना से मिलकर थोड़ी देर बात करने के बाद जब बॉयस वहां से जा रहा होता है तो 2 गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर बॉयस उनमें से एक को तो जलाकर मार देता है और दूसरे को लात मारकर वो वहां से बार में चला जाता है, जहां पर थोड़ी ही देर में एलिस आ गई थी और एलिस ने बॉयस को बता दिया था कि उसको वेयरवुल्फ को मारने के मिशन के लिए स्कल रिवर पर जाना है और वो चाहती है कि बॉयस उसके साथ जाए। असल में इस टाउन से बाहर पूरी दुनिया में मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से खतरनाक हो गई थी और इस टाउन से बाहर जाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। और रही बात बॉयज की, तो बॉयज भी सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही अपने मिशन पर जाया करता था जो कि उसको ताश में हरा सकते थे। इसीलिए पहले तो एलिस अपने पूरे दिमाग का यूज करते हुए उसके साथ कार्ड्स खेलती है और उसको हराने के बाद वो उसे अपने साथ चलने को बोलती है। साथ ही उसने बॉयज को इस बात की भी छूट दे दी थी कि अगर वो दोनों कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं और बॉयज वहां पर सिर्फ अपनी जान बचाकर भागना चाहता है तो बॉयज वहां से जा सकता है। और वो दोनों वहां से निकल पाते उससे पहले ही वहां पर इन्फोर्सर और साथ ही उसके काफी सारे गार्ड्स आ गए थे। मतलब कि इन्फोर्सर को फांसी पर लटकने के बावजूद भी जैसे तैसे बचा लिया गया था और अभी वो अपने सभी गार्ड्स के साथ एलिस को खत्म करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। वो लोग बॉयस और एलिस के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी बॉयस अपना 2 मुंह वाला सांप उन सभी गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है और एलिस को लेकर जैसे तैसे वहां से निकलने लगता है। वो सांप सच में काफी ज्यादा खतरनाक था और उसने बहुत सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया था। अब वो इन्फोर्सर को मारने के लिए भी आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी इन्फोर्सर उसकी गर्दन को काट कर उसे जान से मार देती है। पर अब तक वहां पर से एलिस और बॉयस को निकलने का मौका मिल गया था, इसीलिए वो भागकर थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। चर्च के लीडर फेडरिक को जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो वो अपनी बाकी सारी आर्मी को भी ऑर्डर देता है कि वो किसी भी तरह से एलिस और बॉयस को ढूंढकर जान से मार दे, क्योंकि एलिस की बहादुरी देखने के बाद से ही गांव वाले उसकी फोटो बनाकर चर्च के खिलाफ जाने लग गए थे और अगर इसी तरह से चलता रहता तो चर्च का राज पूरी तरह से खत्म हो जाता। पर क्योंकि अभी उन्हें ये बात नहीं पता थी कि एलिस बॉयज के साथ कहां पर गई होगी, इसीलिए फेडरिक गुस्से में उस दूसरे चर्च की अंधी पुजारन एल्विन को अपने पास लेकर आता है और बाद में उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उससे जान ही लेता है कि एलिस और बॉयज स्कल रिवर की तरफ गए होंगे, जिसके बाद उसने एल्विन को भी जान से मार दिया था क्योंकि उसने एलिस की मदद करी थी। अगले दिन फेडरिक की आर्मी को भी इन्फोर्सर लीड करते हुए स्कल रिवर की तरफ जाने वाली थी ताकि रास्ते में ही वो लोग एलिस और बॉयज को पकड़कर खत्म कर दें। वहीं क्योंकि बॉयज को भी ये बात पता चल गई थी कि उसका 2 मुंह वाला सांप मारा गया होगा, इसीलिए वो रात में एक जगह पर रुककर एक नया सांप ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसको अपने पुराने सांप जैसा कोई दूसरा सांप नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ा सा दुखी तो हुआ था, पर अभी वो एलिस के साथ पास में रुककर आराम करने लगता है। अगले दिन वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए टाउन से थोड़ी सी दूर पर एक घर के पास आ जाते हैं,
जहाँ पर रोज और मारा नाम के दो भाई बहन रहा करते थे, जिनको बॉयज बहुत अच्छे से जानता था। मारा तो बॉयज को देखते ही मुंह लगकर उसका स्वागत करती है और बाद में बॉयज अंदर चला जाता है। बॉयज को जब ये बात पता चलती है कि स्कल रिवर तक जाने के लिए उनके पास सिर्फ 5 दिन का टाइम ही बचा हुआ है, तो बॉयज काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि स्कल रिवर काफी ज्यादा दूर थी और 5 दिन के टाइम में तो स्कल रिवर तक पहुंचा ही नहीं जा सकता था। पर क्योंकि उनके पास 5 दिन से ज्यादा 1 दिन का भी फालतू टाइम नहीं होता, इसीलिए बॉयज थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक रास्ते के बारे में बताता है, जिससे स्कल रिवर तक 5 दिन के अंदर पहुंचा तो जा सकता था, पर उस रास्ते में उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। पर क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उस खतरनाक रास्ते से जाने का ही डिसाइड करते हैं। जिसके बाद बॉयज भी वहां से सारा के साथ इंटीमेट होने के लिए चला गया था और सुबह सुबह वो एलिस के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाता है। वहीं फेड्रिक के सारे सोल्जर इन्फोर्सर के साथ एक ट्रेन में बैठकर स्कल रिवर की तरफ जाने लग गए थे और इन्फोर्सर तो इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो एलिस को देखते साथ ही अपनी आंखों से भस्म कर देना चाहती थी। रीना को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि फेड्रिक ने अपने काफी सारे साथियों को एलिस और बॉयज को मारने के लिए भेजा है, तो उसको तुरंत ही जाकर सुनाने लगती है। पर फेड्रिक उसको ये बात बोलकर शांत करवा देता है कि अगर उन्होंने एलिस और बॉयज को जान से नहीं मारा तो आगे चलकर बाकी सारे लोग भी बगावत करने लगेंगे। रीना बॉयज से काफी ज्यादा प्यार करती थी और उसे बॉयज की काफी ज्यादा टेंशन भी हो रही थी, पर क्योंकि वो इस बारे में फेड्रिक और बाकी किसी को नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तब हम लोग फेड्रिक के मेन प्लान को भी जान पाते हैं कि असल में वो चाहता है कि एक बार किसी तरह से ओवरलॉर्ड की मौत हो जाए और बाद में वो लोग रीना को भी जान से मार दे, जिससे फाइनली पूरे किंगडम पर वही अपने हिसाब से राज कर सकते थे और बाद में उन्हें अपने किसी भी फैसले के लिए ओवरलॉर्ड की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इन्फोर्सर अभी अपनी पूरी टीम के साथ मारा और रोज के घर के पास पहुंच चुकी होती है और उन्हें इस बात का पता था कि मारा और रोज के यहाँ पर ही एलिस और बॉयज रुके होंगे, इसीलिए वो मारा और रोज को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए एलिस और बॉयज के प्लान के बारे में पूछने लगते हैं। अब पहले तो वो लोग काफी देर तक टॉर्चर हुए जा रहे थे, पर फाइनली मारा अपने भाई की जान बचाने के लिए इन्फोर्सर को बता देती है कि एलिस और बॉयज दोनों ही छोटे वाला रास्ता लेने वाले हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी स्कल रिवर तक पहुंच सके। अब इन्फोर्सर सारी चीजें पता चलने के बाद अपनी आर्मी के साथ वहां से निकल तो गई थी, पर जाते जाते उसने मारा के घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और रोज को जान से मारने के बाद वो मारा को अपने साथ ले गई थी। वहीं एलिस और बॉयज अब तक रिफ्ट नाम के एक शहर में पहुंच चुके थे, जहां पर एक केबल कार थी और उसी की मदद से उन्हें आगे जाना था। उस केबल कार को ऑपरेट करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि आसपास का पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और उस केबल कार को ऑपरेट करने के लिए दूसरी तरफ किसी इंसान का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उस केबल कार को जो ऑपरेट कर सकता था उसका नाम साइरस होता है और बॉयज उसको बहुत अच्छे से जानता था। अगर वो लोग साइरस को थोड़े से पैसे देते तो साइरस उन्हें बहुत प्यार से केबल कार की मदद से दूसरी तरफ पहुंचा देता और वो लोग बहुत आराम से वक्त रहते स्कल रिवर के पास पहुंच जाते। पर अभी जब बॉयज एलिस के साथ साइरस के ठिकाने पर जाता है तो उसे पता चलता है कि साइरस को तो पहले ही किसी ने जान से मार दिया था। उसके अगले ही पल एलिस और बॉयज के सामने इन्फोर्सर अपनी पूरी आर्मी के साथ आ गई थी और उन सभी लोगों ने अपनी आंखों पर काले चश्मे लगाए हुए थे। इस बार इन्फोर्सर कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि एलिस किसी की आंखों में देखने के बाद ही उसे हिप्नोटाइज कर सकती है। वहीं पर मारा को भी उन्होंने बांध कर रखा हुआ था। बॉयज जब उसकी हालत देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर उसके सामने ही इन्फोर्सर मारा को शूट करके जान से मार देती है, जो देखने के बाद बॉयज को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने तुरंत ही इन्फोर्सर के गार्ड्स के ऊपर अपनी शॉटगन से हमला करना चालू कर दिया था। एलिस भी तब उन गार्ड से लड़ाई करना चालू कर देती है और अपनी ब्रूटल फाइट स्किल की मदद से वो एक एक करके सभी गार्ड्स को जान से मारने लगती है। पर वो जितने ज्यादा सोल्जर्स को जान से मार रहे थे उतने ज्यादा सोल्जर्स ही उनके सामने आते जा रहे थे, जो देखने के बाद उन्हें ये बात तो समझ आ जाती है कि अगर अभी उन लोगों को अपनी जान को बचाना है तो उन्हें कैसे भी करके वहां से भागना ही पड़ेगा। अब तक इन्फोर्सर भी एक बहुत ही बड़े टैंक में बैठ चुकी थी और उस टैंक की मदद से उसने एलिस और बॉयज की तरफ फायर करना चालू कर दिया था। पर जैसे तैसे वो लोग उससे बचते हैं और वहां पर से भागकर उस केबल कार के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों खुद ही उसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे और किसी तरह से जब वो उसको सेट करके उसके अंदर जाती हैं तो वो केबल कार खाई के दूसरी तरफ जाने लगती है। पर अभी भी इन्फोर्सर के सोल्जर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। काफी सारे सोल्जर उस केबल कार के अंदर आ गए थे और कुछ ऊपर चढ़कर उनके ऊपर अटैक कर रहे थे।
तब एलिस और बॉयज जैसे तैसे उन लोगों से लड़ाई करना चालू कर देते हैं और उन लोगों को मारते हुए एक एक करके केबल कार से बाहर फेंकने लगते हैं। फिर जब केबल कार के अंदर और केबल कार के ऊपर मौजूद सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं तो उस समय पर इन्फोर्सर अपने बाकी सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो केबल कार की केबल को ही काट दें। अब जैसे ही वो केबल कटती है वैसे ही बॉयज और एलिस को एक तेज झटका महसूस होता है और वो बस सीधा खाई की तरफ गिरने लगती है। पर किस्मत से वो बस खाई में गिर पाती उससे पहले ही वो दूसरी तरफ मौजूद कुछ पत्थर से जाकर टकरा जाती है और उन्हीं पत्थर के सहारे एलिस और बॉयज को ऊपर चढ़ने का सहारा मिल जाता है। पर जब एलिस बॉयज को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी तो उस समय पर पीछे से इन्फोर्सर ने एक स्नाइपर की मदद से बॉयज के कंधे पर गोली मार दी थी। पर वो बॉयज को पूरी तरह से मार पाती उससे पहले ही एलिस ने बॉयज को ऊपर खींच लिया था। एलिस तब बॉयज को एक सेफ प्लेस पर लेकर चली गई थी जहां पर सबसे पहले तो वो उसके कंधे से गोली निकालती है और उसको पूरी तरह से ट्रीट करने के बाद वो उससे बातें करने लगती है। बॉयज मारा की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में चर्च को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ रीना को अचानक से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जाहिर सी बात है कि ये बच्चा ओवरलॉर्ड का तो था नहीं और ओवरलॉर्ड के अलावा रीना सिर्फ बॉयज को पसंद करती थी। पर रीना ने अब तक ओवरलॉर्ड को सिर्फ इसी वजह से जिंदा रखा हुआ था क्योंकि अगर ओवरलॉर्ड मर जाता तो चर्च वाले सारी अथॉरिटी को अपने अंदर ले लेते। पर क्योंकि अब वो माँ बनने वाली थी तो होने वाला वारिस ही सल्तनत का राजा होने वाला था। अब बेशक से वो बच्चा बॉयज का था पर इस बारे में बाकी लोगों को थोड़ी ही पता था, इसीलिए उसी रात रीना जाकर तकिया की मदद से ओवरलॉर्ड का दम घोटते हुए उसे जान से मार देती है। अब अगले दिन तक बॉयज और साथी एलिस अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए शैडोबेन नाम की एक जगह पर आ गए थे जहां पर काफी सारे म्यूटेटेड क्रीचर रहा करते थे। दिन के समय पर तो कहीं ना कहीं वो लोग सेफ थे पर रात के समय में उन लोगों को काफी ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत थी क्योंकि उस तरह के म्यूटेटेड क्रीचर सिर्फ रात के समय पर ही हमला करा करते थे। अब जब अंधेरा होने वाला होता है तो वो लोग पास की एक जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं पर उन्होंने सोने से पहले अपने चारों तरफ आग जला ली थी क्योंकि वो म्यूटेंट्स आग से काफी ज्यादा डरा करते थे और अगर आग उन लोगों के आसपास होती तो शायद वो उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा अंधेरा होते ही आसपास के छुपे सारे म्यूटेंट उनके पास आने लग गए थे और वो सारे म्यूटेंट बस उन दोनों को खाना चाहते थे। बॉयज तब आसपास में रखे ऑयल टैंकर्स के ऊपर गोली चलाकर उनको ब्लास्ट भी करता है पर उसके बावजूद भी वो म्यूटेंट्स वहां से नहीं जाते। अब वो आग के ऊपर से कूद कूद कर एलिस और बॉयज के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। तब उनमें से एक एलिस के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वो एलिस को जान से मारने ही वाला था पर उस समय पर एलिस बहुत प्यार से उस म्यूटेंट की आंखों में देखती है और सबसे पहले तो उस म्यूटेंट को हिप्नोटाइज करने के बाद वो बाकी सारे म्यूटेंट्स को भी जैसे तैसे हिप्नोटाइज कर देती है। एलिस ने उन लोगों को हिप्नोटाइज करके ऐसा दिखाया था जैसे कि वो सारे के सारे म्यूटेंट आसपास में लगी दहकती हुई आग से जल रहे हैं और एलिस का मैनिपुलेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बेशक से ये सारी चीजें असलियत में नहीं हो रही थी पर उसके बावजूद भी म्यूटेंट बस इन चीजों को इमेजिन करके ही मरते जा रहे थे। म्यूटेंट्स को हिप्नोटाइज करते समय बॉयज भी धोखे से हिप्नोटाइज हो गया था इसीलिए वो भी सारी चीजें शांत होने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक आग होने के बावजूद भी बॉयज और एलिस को कुछ भी नहीं हुआ था। एलिस तब उसको अपनी पावर्स के बारे में सारी सच्चाई बताती है जो जानने के बाद बॉयज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। खैर वही गांव के अंदर जैसे ही सबको राजा की मौत के बारे में पता चलता है तो सब लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। उसी समय पर रीना अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में भी अनाउंस कर देती है। साथ ही उसने ये फैसला भी सुना दिया था कि राजा के मरने के बाद उनका बेटा ही इस गांव का दूसरा राजा बनेगा। फेडरिक ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में रीना को भी जान से मार देगा। पर रीना तब खुद को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जिराइस का सहारा लेती है और वो जिराइस को अपने झूठे प्यार के माया जाल में फंसाने के बाद उसको ऐसा प्रोटेक्टर चर्च के लीडर को खत्म करने के लिए खड़ा कर देती है। तब जिराइस भी अपने काफी सारे साथियों के साथ जाकर चर्च के लीडर को जान से मार देता है और दूसरी तरफ फायरफील्ड्स नाम की एक जगह पर पहुंचने के बाद बॉयज और एलिस ने भी इन्फोर्सर और उसकी टीम को जान से मारने का प्लान बना लिया था। तब अपने प्लान के अकॉर्डिंग एलिस एक ट्रेन ट्रैक के टनल में खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां पर इन्फोर्सर और उसके साथियों की ट्रेन आती है तो एलिस जानबूझकर खुद को उन लोगों से नोटिस करवाती है। इन्फोर्सर ने तो एलिस को नोटिस करते ही उसके ऊपर ट्रेन चढ़ाने का आदेश दे दिया था पर एलिस तब भागते हुए टनल के दूसरी तरफ जाने लगती है। फिर टनल के बाहर निकलते ही वो पटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और पटरी के आखिरी छोर से एलिस ने छलांग मार दी थी।
लेकिन पटरी के आखिरी छोर से नीचे वाले हिस्से से चिपककर बॉयज खड़ा होता है, जो कि एलिस को तो जैसे तैसे पकड़ लेता है। पर एलिस के पीछे आ रही इन्फोर्सर की ट्रेन अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती और उस खाई से नीचे जाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद जैसे तैसे अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए बॉयज और एलिस किसी तरह से स्कल रिवर तक पहुंच जाती हैं, जिसको स्कल रिवर नाम सिर्फ इसी वजह से दिया गया था क्योंकि वहां पर चारों तरफ सिर्फ इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। असल में पहले कभी वहां पर समंदर का पानी हुआ करता था, पर पूरी दुनिया खत्म होने के बाद वो समंदर का पानी पूरी तरह से सूख गया और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए उनमें से कोई भी यहाँ पर से जिंदा वापस बचकर नहीं गया। आज ही फुल मून का दिन था और उस क्रीचर को ढूंढकर बॉयज और एलिस को जल्दी ही उसको खत्म करना पड़ेगा। एलिस तब अपनी तरफ से सारी तैयारी करने लगती है और उसने अपने पास सिल्वर ब्लेड्स को भी रख लिया था ताकि जैसे ही वो वेयरवुल्फ उसके सामने आए वैसे ही वो उस वेयरवुल्फ को खत्म करके जान से मार सके। पर जैसे ही चांद आसमान में पूरी तरह से दिखाई देता है वैसे ही बॉयस अचानक से खुद ही वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। असल में बॉयस को खुद भी इस बारे में नहीं पता था कि वो ही वही वेयरवुल्फ है जिसको एलिस मारना चाहती है। बस एलिस ही ऐसी थी जिसको बॉयज की सच्चाई के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उस रात में बार में जाने के बाद जैसे ही उसकी नजर बॉयज के ऊपर पड़ी वैसे ही उसने बॉयज को ही हायर करने का डिसाइड करा। बॉयज को भी वेयरवुल्फ बनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए वो तुरंत ही एलिस के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। पर एलिस वहां पर खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस वेयरवुल्फ यानी कि बॉयज के माइंड को भी मैनिपुलेट करते हुए उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। अब क्योंकि एलिस को बॉयज की सच्चाई के बारे में पहले से पता था, इसीलिए एलिस ने जब इन्फोर्सर के गोली मारने पर बॉयज की बॉडी पर टांके लगाए थे तो उस समय पर उसने बॉयज को कमजोर करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक सिल्वर प्लेट डाल दी थी, जिससे अल्टीमेटली बॉयज काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और एलिस ने उसे बहुत आराम से डिफीट कर दिया था। बॉयज तब अपने असली रूप में आने के बाद बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो एलिस ने उसको काफी ज्यादा घायल हालत में बांधा हुआ था। वो उसके एक बार वापस से वेयरवुल्फ में चेंज होते ही उसको जान से मारने लगती है और बाद में उसकी पूरी खाल को बेरहमी के साथ उखाड़कर वो बॉयज की बची हुई बॉडी को जमीन में गाड़ देती है। एलिस को ये करते हुए काफी ज्यादा बुरा तो लग रहा था, पर क्योंकि उसने रीना से वादा करा था कि वो वेयरवुल्फ की ताकत उसको लाकर दे देगी, इसीलिए वो उसकी खाल को लेकर सीधा टाउन में चली जाती है। गांव के लोग भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्हें जैसे ही ये बात पता चलती है कि अब ना तो चर्च का लीडर बचा है और ना ही कोई किंग, तो अब तो वो किसी के भी ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे। वो एलिस का नाम चिल्लाते हुए ही महल की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर जाकर तख्ता पलट कर देते हैं। वहीं रीना को जब ये बात पता चलती है कि वो वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि बॉयज था तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और उसको बॉयज की काफी ज्यादा याद आ रही थी। जिराई जब देखता है कि रीना किसी और लड़के के लिए इस कदर रो रही थी तो वो रीना को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर रीना इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उसने जिराइस के ऊपर ही अटैक करके उसको भी जान से मार दिया था। और क्योंकि अब गांव वाले उस तक भी पहुंचने वाले थे इसीलिए वो भी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और एलिस खुद भी अब तक टाउन के बाहर आ चुकी थी। वहीं स्कल रिवर की कब्र में अचानक से बॉयज की भी आंख खुल जाती है, क्योंकि असल में एलिस ने जब उसको मारा था तो वो अपनी वेयरवुल्फ वाली पर्सनैलिटी में था और बाद में एलिस ने उसकी खाल को निकालकर उसकी वेयरवुल्फ वाली पर्सनैलिटी को उसके शरीर से पूरी तरह से अलग कर दिया था। इसीलिए बॉयज सब अपने इंसानी शरीर में उठकर वापस से एलिस के पास चला जाता है और कहीं ना कहीं अब वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लग गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से थोड़ी देर बात करने के बाद एक नए सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। साथ ही ये चीज भी बताना कि अगर आप लोग बॉयज की जगह पर होते तो आप लोग एलिस के साथ क्या करते। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। क्या है तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।